हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्टोरम क्लास में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा प्रगतिवाद का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और उसके सारे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत सारे एग्जामों में। उसको मैंने ट्रिक से करवाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इस चैनल पर अपलोड है दोस्तों। और मैंने एकदम ट्रिक से बताई हुई है, आपको एक भी रचना कविता याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को हमारा देख लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन में भी मैंने ट्रिक बताई हुई है। आज हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। देखिए, प्रयोग इसका भी मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट करके। अगर याद ना हो जाए सारी कविताएं और सारी रचनाएं तो कमेंट में आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। देखिए, जो हीरानंद जो है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। ये चार जो है तार सप्तक प्रकाशित करते हैं। और इसमें 7-7 कवि होते हैं, तो मतलब चार चार तार सप्तक में 28 कवि हो जाते हैं। तो 28 कवि में हमें सबको नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण उसमें कवि हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ कब होता है? 1943 ईस्वी में। और यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित 4 तार सप्तक हैं। तो इसे यहाँ से माना जाता है। देखिए, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। इनकी देखिए, प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से निबंध में किया था। इन्होंने निबंध लिखा था प्रयोगवादी रचनाएं, तो निबंध का उसमें संग्रह किया है। तो ये प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने, अब देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया? प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा है दोस्तों। तो बैठे थाले का धंधा मतलब जैसे इन लोगों को कोई काम नहीं था, तो थाले का दिन चल रहा था, तो ये लोग ये धंधा बना लिए प्रयोगवाद को। तो यहाँ पे प्रयोगवाद मतलब आती हो गई थी, नए नए चीज़ का प्रयोग कर रहे थे, उसमें कविताओं में नए नए चीज़ों का प्रयोग हो रहा था। तो इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि ये बैठे थाले का धंधा है। यहाँ देखिए, जो अज्ञे हैं, अज्ञे के संपादकत्व में जो है 4 तार सप्तक जो प्रकाशित होते हैं। तो उसमें से देखिए, पहला है, इसे तार सप्तक कहा जाता है। पहले तार सप्तक कहा जाता है, दूसरे को दूसरा सप्तक है। और पहला जो तार सप्तक है वो 1943 में ये प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे तार सप्तक का मतलब है, इसमें 7 कवि होते हैं, 7 कवि की रचनाएं होती हैं। वो 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक के नाम से जो है प्रकाशित होती है। जिसकी रचना अच्छी होती है तो इसमें प्रकाशित होती है। तो उसमें 7 कवि होते हैं। और दूसरा सप्तक है ना, उसमें भी 7 कवि होते हैं। उसमें 7 कवि में जिनकी रचनाएं अच्छी होती है उसमें जो है प्रकाशित होती हैं। और तीसरा तार सप्तक, तो पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित होता है, दूसरा 1951 में, तीसरा जो तार सप्तक है 1959 में, और चौथा तार सप्तक जो है ये किसमें? 1979 में प्रकाशित होता है। और सभी के समय जो संपादक है ना, वो अज्ञे हैं। संपादक कौन है? अज्ञे हैं। चारों तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे हैं। अब देखिए, अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। राहों का अन्वेषी मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि मतलब नई नई चीज़ें खोजना अन्वेषी मतलब खोज होता है, तो राहों के अन्वेषी कहा है। तो इसमें जो कवि आए हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ खोजने की, नया खोजने की जो है चाहत थी। वो पुराने पे क्या होता है, तो खंड काव्य लिखते थे, मतलब महाकाव्यों से उठा के उसके एक एक खंड को उस पर लोग अपनी रचनाएं करते थे, कविताएं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रयोगवाद में नए नए चीज़ों पे प्रयोग करते हैं, जो कवि हैं वो प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको प्रयोगवाद कहा है। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, अज्ञे ने दूसरा जो सप्तक की भूमिका में लिखा है, तो क्या लिखा है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, और न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। अब देखिए, प्रयोगवाद जो है ना अपने आप में इष्ट है। इष्ट मतलब जो कि ना यही ईश्वर नहीं हो गया, ना ये साध्य है। ठीक इसी तरह कविता को भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो ये कौन कहते हैं? तो ये अज्ञे कहते हैं। तो अज्ञे जो है प्रयोगवादी के महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों। तो इनका जो है, इनको बहुत अच्छी तरह जो ये बोल रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद करना है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं होता, हम वादी नहीं रहे हैं,
न है प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। ठीक इसी प्रकार कविता का कोई भी वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो इनका ये पहला कथन हो गया। और दूसरे कथन में ये बोलते हैं, दूसरे कथन में क्या बोलते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह कि उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो इनका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, मतलब कवि क्या लिखते हैं उनके विचारों को जानने का लोगों को क्या है, अधिकार है। दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अब देखिए पहला जो तार सप्तक इसे पहले तार सप्तक को यहाँ तार सप्तक बोला जाता है, दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरे को तीसरा सप्तक और चौथे को चौथा सप्तक। तो जो पहला तार सप्तक है उसे पहला तार सप्तक नहीं बोला जाएगा, उसे तार सप्तक बोला जाएगा। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में हुआ था। इसमें कितने कवि थे, 7 कवि थे दोस्तों। इसमें 7 कवि कौन कौन से हैं इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है, पूछ लिया जाता है कि ये कौन से तार सप्तक के कवि हैं, पहले के, दूसरे, तीसरे, या ऐसे पूछा जाता है। तो इसकी भी हमने ट्रिक बनाई हुई है, उसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में देवरिया में इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थान इनका देवरिया है। और रामविलास, देखिए इसमें 7 कवि हैं, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमिचंद्र जैन, गिरजा माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल हैं। तो अज्ञेय का जन्म 1911 में होता है और जन्म स्थान इनका देवरिया है। और रामविलास शर्मा, इनका जन्म 1912 और मृत्यु 2000 में होती है और इनका जन्म स्थान का है उन्नाव है। दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो है जन्म 1917 और मृत्यु 1964 में होती है और ये ग्वालियर में इनका जन्म होता है। दोस्तों प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका जन्म 1917 में और मृत्यु 1991 में होती है और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। तो यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे बलवंत, इन दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। अब देखिए नेमिचंद्र जैन, इनका जन्म 1918 में होता है और ये आगरा में इनका जन्म होता है दोस्तों, तो आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ गिरजा कुमार माथुर, इनका जन्म 1918 में और मृत्यु 1994 कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और भरत भूषण अग्रवाल भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनका जन्म 1919 में और मृत्यु 1975 में कहाँ पे जन्म हुआ है इनका, मथुरा में हुआ है। तो दोस्तों ये तार सप्तक के 7 कवि हैं। अब देखो इनको कैसे याद रखेंगे, हाँ याद करने का इनको हम ट्रिक बताते हैं, आपको कैसे याद रहेगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये हनुमान जी जब वो जब लक्ष्मण को बाण लगा था, शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे थे, उसमें एक राक्षस मिला था कालनेमी याद होगा आपको, रामायण अगर आपने देखी होगी रामानंद की, तो उसमें कालनेमी का नाम का एक राक्षस था। तो उसी समय जब हनुमान जा रहे थे ना, तो वहाँ कालनेमी मिलता है, तो कालनेमी को मारते हैं, तो बोलता है कि मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं, तो बोलता है कि यहाँ तक, फिर हनुमान जी कहते हैं कि अगर राम की आज्ञा मिले, तो यहाँ पे आज्ञा से मतलब आज्ञेय, अगर राम की आज्ञा मिले तो तुम्हारी मुक्ति हो। तो यहाँ पे आज्ञा किसकी मिले, राम की। यहाँ पे देखिए आज्ञेय और रामविलास शर्मा, तो तुम्हारा क्या हो, मुक्ति हो। तो यहाँ पे गजानंद माधव मुक्तिबोध, मतलब आज्ञा किसकी मिले, राम की आज्ञा मिले तो तुम्हारी क्या हो, मुक्ति हो। तो यहाँ पे इस तरह से आज्ञा राम की मिले तो तुम्हारी क्या हो, मुक्ति हो। अब देखिए फिर आगे बोलते हैं कि कालनेमी जो है तुम राम के चरणों में गिर जा, क्योंकि राम का प्रभाव इस समय बहुत है, और राम बहुत बलवान है। तो मतलब राम का प्रभाव, पर यहाँ पे प्रभाकर, और राम बहुत बलवान है इस समय, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, तो राम है। तो उसकी चरणों में जाके गिर जा, कालनेमी उसकी चरणों में जाके गिर जा। कालनेमी मतलब जैसे नेमी, यहाँ पे नेमीचंद्र, तो कालनेमी उनके चरणों में जाके गिर जा, तो नेमीचंद्र। गिरजा मतलब उनके चरणों में क्या हो जाए, गिरजा मतलब गिरजा कुमार माथुर हो गए। नहीं तो तेरा भी हाल किसके जैसा होगा, दूषण जैसा होगा, दूषण। तो दूषण कौन था दोस्तों, तो एक राक्षस था जिसे राम ने मारा था। नहीं तो तेरा हाल कैसे होगा, दूषण जैसे होगा। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या कहते हैं कि अगर राम की आज्ञा मिले, अगर जो है राम की आज्ञा मिले
तो तुम्हारी जो है मुक्ति हो। तो यहाँ पे आज्ञा किसकी मिले? राम की। तो तुम्हारी क्या हो? मुक्ति हो। राम का प्रभाव इस समय बहुत ज़्यादा है और उस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बलवान है। तो कहते हैं काल नेमी मतलब नेमी चंद, तू राम के चरणों में क्या हो जाए? गिर जा, नहीं तो तेरा हाल किसके जैसा होगा? दूषण के जैसा होगा। दूषण जो राक्षस है, राम ने मार दिया था दूषण को। तो यहाँ पे इस तरह से इनको याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राम की आज्ञा मिले यहाँ पे आज्ञा राम की मिले तो तुम्हारी क्या हो? मुक्ति हो। राम का प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बलवान है, पृथ्वी सब ज़्यादा बलवान है। तो कालनेमी जो है उनके चरणों में क्या हो जाए? गिर जाए, नहीं तो तेरा हाल भी क्या होगा? दूषण जैसा होगा। तो ये 7 कवि हैं: अज्ञे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भरतभूषण अग्रवाल। तो इनको आप लोग ये ट्रिक से याद रखिएगा। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सप्तक कब प्रकाशित होता है? 1951 में प्रकाशित होता है। इसमें भी 7 कवि होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं उन 7 कवियों को। देखिए इसमें कौन कौन से कवि हैं? तो शमशेर बहादुर, और इनका जन्म कब होता है? 1911 में होता है। और कहाँ होता है? देहरादून उत्तराखंड में है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 में और मृत्यु 1985 में। कहाँ पे होता है? होशंगाबाद। और शाकुंत माथुर का जन्म 1922 में होता है और इनका जन्म कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। और देखिए हरिनारायण घनश्याम व्यास का जन्म 1923 में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और यहाँ पे नरेश मेहता का जन्म कब होता है? 1924 में। नरेश मेहता का जन्म 1924 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और देखिए धर्मवीर भारती, ये इनका जन्म 1926 में और मृत्यु 1997 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इस समय प्रयागराज हो गया है। दोस्तों रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 1929 में और मृत्यु 1990 में हुई था। कहाँ जन्म हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों ये दूसरे सप्तक के कवि हैं और दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में हुआ था। तो इसको डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। तो आइए ट्रिक से देखते हैं इन लोगों को। ट्रिक क्या है दूसरे शब्दों को याद करने का ट्रिक क्या है? देखिए पहले राजा धर्म को, जो पहले राजा होते थे वो क्या करते थे? धर्म को बहुत जो है प्रायोरिटी देते थे, धर्म के अनुसार ही अपना राज्य चलाते थे। धर्म और बहादुरी, पहले क्या होते हैं? धर्म और बहादुरी के आधार पर क्या करते हैं? राजा बनते थे। फिर जब देखिए अब राजा, यहाँ पे राजा बनने का एक नया तरीका था कि अगर कोई शेर आता है ना, तो उसे मार देता है, वही बहुत बहादुर होता है और वही क्या करता है? राजा बनता है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले राजा जो है धर्म और बहादुरी के आधार पर बनते थे। तो यहाँ पे क्या है? शेर आता है। देखिए यहाँ पे शमशेर, तो जो बहादुर होता है वही शेर को क्या करता है? मार पाता है। तो वो जो है ना भवानी का नाम लेके शेर को क्या कर देता है? मार देता है। तो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह और यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे जब शेर आता है, जो बहादुर होता है ना, वो भवानी का नाम लेके क्या करता है? उसको थूर देता है दोस्तों। कि ये और सब थोड़ा लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको क्या करता है? थूर देता है। तो यहाँ पे देखिए माथुर हो गया। तो यहाँ पे पहले देखिए, पहले राजा कैसे बनते थे? धर्म और बहादुरी के आधार पर। पहले राज्य भी धर्म के अनुसार चलता था। तो जो बहादुर होता था ना, शेर को क्या कर देता था? थूर देता था। तो यहाँ से शेर से मतलब शमशेर बहादुर, और फिर क्या करता है? वो भवानी का नाम लेके उसको मार देता है, मतलब थूर देता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र, और थूर देता है मतलब यहाँ पे शाकुंत माथुर। फिर जो है ना भगवान के देखिए हरि का नाम लेके, हरि नारायण का नाम लेके वो क्या करता है? राजा बन जाता है। तो हरि नारायण आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तो पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर राजा बन जाते हैं। तो हरि नारायण का नाम लेके वो क्या करता है? राजा बन जाता है। राजा मतलब नरेश बन जाता है। तो यहाँ पे नरेश मेहता। तो यहाँ पे देखिए जब शेर आता है ना, तो जो बहादुर व्यक्ति होता है वो उसको मार करके क्या, भवानी का नाम लेकर उसको मार देता है, मतलब थूर देता है। फिर हरि का नाम लेकर, हरि नारायण का नाम लेकर क्या कर देता है? वो राजा बन जाता है। अब देखिए राजा बनता है तो उसके भाई धर्म का परीक्षण होता है। तो धर्म का ज्ञान है कि नहीं, भारत के जो धर्म है उसके बारे में ज्ञान है कि नहीं। तो यहाँ धर्मवीर भारती। अब देखिए दोस्तों, एक ही ऐसा राजा हुआ है जिसको सभी धर्मों का ज्ञान था और बहादुर भी था। तो कौन थे? वो रघुवीर थे। रघुवीर कौन है? राम। रघुवीर को क्या बोलते हैं? राम। क्योंकि रघु के कुल में वो जन्म लिए थे, इसीलिए उनको रघुवीर बोला जाता है। तो रघुवीर को एक ही राजा हुए हैं जो बहादुर भी थे और जिनको सभी धर्मों का ज्ञान था। वो कौन थे?
रघुवीर थे दोस्तों, रघुवीर थे। तो ये आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। देखिए बहादुर, जब शेर आता था तो बहादुर जो होता था वही शेर को क्या करता था, भवानी का नाम लेके क्या करता था, उसको मार देता था, मतलब उसको थोड़ देता था। थोड़ देता है मतलब वो मर जाता है। तो वही क्या करते हैं, तब हरि का नाम लेकर, हरि नारायण का नाम लेकर के क्या करता है, वो राजा बन जाता है। राजा मतलब यहाँ पे नरेश, नरेश बन जाता है। तो नरेश मेहता, फिर उसको क्या है, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, भारत के जितने धर्म हैं उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए उसको। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती। अब देखिए एक इतिहास में एक ऐसा ही राजा हुआ है जिसे धर्म और जो धर्म और वो बलवान भी था। तो कौन थे, रघुवीर थे, रघुवीर, रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा ये ट्रिक। आइए अगला देखते हैं, तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित होता है दोस्तों, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित होता है, और इसमें भी 7 कवि होते हैं। तो इसमें भी 7 कवि होते हैं, 7 कवियों को आइए हम ट्रिक से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले कवि हैं जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इनका जन्म 1919 में होता है, और इनका जन्म स्थान कहाँ है, रायबरेली है। और ये दूसरे कवि हैं मदन वात्स्यायन। मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 में होता है, लेकिन कहाँ होता है, इसमें जन्म स्थान नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अब यहाँ पे विजय नारायण शाही। विजय नारायण शाही का जन्म 1924 और मृत्यु 1982 में। कहाँ इनका जन्म होता है, काशी में इनका जन्म होता है। और कुंवर नारायण, कुंवर नारायण का जन्म 1927 में कहाँ पे होता है, फैजाबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था, फैजाबाद में। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में, मृत्यु 1983 में कहाँ हुआ था, बस्ती में हुआ है। अब देखिए केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ था। और कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था, उन्नाव में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्नाव में। तो आइए ट्रिक से देखते हैं इसको, इन लोगों को कैसे याद किया जा सकता है। अब देखिए प्रयागराज में क्या होना है, युद्ध चल रहा था प्रयागराज में, और कहाँ पे, यहाँ केदारनाथ में भी युद्ध चल रहा था। केदारनाथ दोस्तों उत्तराखंड में है। तो प्रयागराज और केदारनाथ में युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्रयागराज में जो, अगर करें प्रयागराज में कुंवर साहब लड़ रहे थे। कुंवर साहब एक राजा थे और प्रयागराज में लड़ रहे थे। तो उनके एक मंत्री बोलते हैं कि अगर प्रयागराज में मदद नहीं भेजी गई, जो उनके मंत्री थे, विचार करते थे मंत्री लोग ना, तो कहते कि अगर प्रयागराज में मदद नहीं भेजी गई, तो यहाँ पे प्रयागराज त्रिपाठी, प्रयागराज में मदद नहीं भेजी गई, यहाँ पे मदन वात्स्यायन। तो यहाँ पे कुंवर नारायण की विजय नहीं होगी, कुंवर, यहाँ पे कुंवर की विजय नहीं होगी। तो यहाँ पे करें प्रयागराज में अगर मदद नहीं भेजी गई, तो यहाँ प्रयागराज में अगर मदद नहीं भेजी गई तो वहाँ पे कुंवर की विजय नहीं होगी। तो यहाँ पे कुंवर नारायण। अब यहाँ पे देखो मदद भेज दी गई और सही युद्ध चलने लगा, युद्ध कुंवर नारायण जीत, मतलब कुंवर साहब युद्ध क्या है, जीतने लगे। अब कह रहे हैं कि मंत्री बोलते हैं कि सर्वेश्वर की अगर इच्छा होगी, सर्वेश्वर की अगर इच्छा होगी तो हमारा केदारनाथ में भी हमारा कीर्ति पताका लहराएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो प्रयागराज में युद्ध चल रहा था, वहाँ कुंवर साहब लड़ रहे थे। तो बोलते हैं, उनके मंत्री बोलते हैं कि अगर प्रयागराज में मदद नहीं भेजी गई, दो दो जगह युद्ध चल रहा है ना, केदारनाथ में और प्रयागराज में। तो बोलते हैं प्रयागराज में अगर मदद नहीं भेजी गई तो वहाँ पे कुंवर साहब क्या विजय नहीं मिलेगी, उनको क्या होगा, कुंवर साहब हार जाएंगे, उनको विजय नहीं मिलेगी। यहाँ विजय नारायण शाही, तो कुंवर साहब को अगर मदद नहीं भेजेगी तो क्या होंगे, उनकी विजय नहीं मिलेगी। अब कहते हैं मदद भेज दी गई और युद्ध सही चलने लगा। तो कहते हैं सर्वेश्वर की इच्छा होगी तो केदारनाथ में भी हमारा क्या हो जाएगा, कीर्ति पताका लहराएगा। तो इस तरह से इन लोगों को याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, चौथा सप्तक। देखिए चौथा सप्तक जो है ना 1989 में प्रकाशित होता है। तो चौथा सप्तक जो है इसमें कवि कौन कौन से हैं, तो इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेश किशोर। तो इसमें इस 7 कवि होते हैं, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेश किशोर। तो इनको भी आइए ट्रिक से देखते हैं, इनको कैसे याद किया जा सके। तो यहाँ देखिए अवधेश जो ना, अवधेश हैं, तो अवधेश ही राजकुमार बनने लायक हैं। देखिए अवधेश हैं, यहाँ पे जब कुंवर साहब लड़ाई में जीत गए तो उनके जो है 2 बेटे थे, एक अवधेश कुमार और एक दूसरे थे नंद किशोर। कौन कौन थे, एक अवधेश कुमार और दूसरे थे
नंद किशोर, 2 बेटे थे कुंवर साहब के। अब उसमें मतलब राजा बनने की बात आई कि भाई कुंवर साहब तो अब जो है बूढ़े हो गए, अब उनके राजा कौन बनेगा, तो अवधेश कुमार या नंद किशोर कौन राजा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अवधेश कुमार ही राजा बनने के लायक है। उनके मंत्री बोलते हैं कि भाई जो अवधेश है ना, अवधेश ही कुमार बनने लायक है। कुमार मतलब जो राजा से पहले होते हैं उनको कुमार बोलते हैं कि उनको कुमार बनने लायक कौन है, तो बोलते हैं कि अवधेश ही कुमार बनने लायक है। तो यहाँ पे अवधेश ये कुमार बनने लायक मतलब राजकुमार, या मतलब राजकुमार बनने लायक है। तो यहाँ पे राजा बनने से पहले उनको राजकुमार के पद पे पहले घोषित किया जाता था। तो यहाँ पे राजा अवधेश मतलब राजा बनने लायक कौन है कि राजकुमार बनने लायक कौन है, तो अवधेश ही राजकुमार बनने लायक है। वही स्वदेशी हैं, बाकी जो है विदेशी भी लोग थे उनके राज्य में, वो भी राजा बनने योग्य थे। लेकिन पहले क्या होता था कि बोलते थे कि जो स्वदेशी होगा वही राजा बनेगा। तो यहाँ पे अवधेश जो है ना वही राजकुमार बनने लायक है, वो स्वदेशी है मतलब अपने देश का है, भारत का है, तो स्वदेश भारती। अब यहाँ पे देखिए जो नंद किशोर है ना, नंद किशोर तो ये जो है राजा बनने लायक नहीं है। क्या है, राजा नंद किशोर जो है राजा बनने लायक है नहीं है। तो यहाँ पे नंद किशोर आचार्य न, ये जो है ना नंद किशोर कह रहे हैं कि ये राज करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो श्री राम को नहीं मानता। क्योंकि नंद किशोर जो है एथिस्ट थे मतलब नास्तिक थे, वो राम को नहीं मानते थे, इसीलिए कह रहे हैं कि वो राज करने लायक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो राज करने लायक क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे राज किशोर, यहाँ पे एक वो राज करने लायक पहले यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे फिर से देखिए ट्रिक को, यहाँ पे देखिए अवधेश जो है ना, अवधेश और नंद किशोर क्या है, ये कुंवर साहब के लड़के थे। अब देखिए राजकुमार पद के लिए चुनाव हो रहा था, राजकुमार पद के लिए क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था। तो उनके मंत्री बोलते हैं कि भाई राजा बनने लायक अवधेश मतलब राजा बनने लायक कौन है, ये राजकुमार ही, तो मतलब ये अवधेश ही राजकुमार बनने लायक है। नंद किशोर तो राज्य करने लायक है ही नहीं, और बाकी सब जो है स्वदेशी नहीं है, सब विदेशी हैं। तो यहाँ पे स्वदेश भारतीय, वो भारतीय होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो ये नंद किशोर है ना, वो क्या है, राज करने लायक नहीं है, सुमन राजे, क्योंकि वो क्या करता है, श्री राम को नहीं मानता। किसको नहीं मानता, श्री राम को नहीं मानता। और यहाँ पे फिर इसीलिए वो राजेंद्र मतलब राजा बनने लायक नहीं है। तो राजा कैसे बनेगा, तो यहाँ पे राजा कैसे बनेगा, तो राजेंद्र किशोर, तो राजा कैसे बनेगा। यहाँ पे फिर देखिए अवधेश ही जो है ना राजकुमार बनने लायक है। तो यहाँ पर क्योंकि वह है स्वदेशी है, बाकी स्वदेशी मतलब भारतीय है। और जो नंद किशोर है वो तो जो है नंद किशोर राज करने लायक नहीं है। तो राज करने लायक मतलब यहाँ पे सुमन राजे करने लायक नहीं है, क्योंकि वह राम को नहीं मानता है, श्री राम को वह नहीं मानता है, वह एथिस्ट है, तो वो धर्म को मानता ही नहीं, इसीलिए उसको वो राज कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे राज किशोर राज कैसे कर सकता है, मतलब यहाँ पे होगा राज किशोर। तो दोस्तों इस तरह से इसको आप लोग याद रखिएगा, चारों तार सप्तक मिला के 28 कवि होते हैं। तो 28 कवि बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कर लिया है आप लोगों ने, 2 बार वीडियो देखिए तो याद हो जाएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको याद आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए प्रयोगवाद का प्रवर्तन जो है करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, श्रेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जाता है, क्योंकि इनके संपादन में ही चारों सप्तक जो है प्रकाशित हुए थे। पहले को बोलते हैं तार सप्तक, दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरे को तीसरा सप्तक, चौथे को चौथा सप्तक। पहला जो तार सप्तक है वो 1953 में प्रकाशित होता है, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में प्रकाशित होता है। और किसके संपादन में, तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इतना बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, तो इनका अज्ञेय नाम जो है छोटा नाम है, तो आप लोग अज्ञेय इसमें याद करिएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था। देखिए प्रयोगवादी कविता क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं रामविलास शर्मा जो बता रहे हैं, रामविलास शर्मा जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। तो दोस्तों यहाँ रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुष्ठा, भगनाशा में से एक नए पथ अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है।
ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। तो दोस्तों प्रयोगवाद तो नया नया उसमें करेंगे ही, प्रयोग करेंगे, नए नए चीज़ के प्रयोग करेंगे। तो ये रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये क्यों नए नए खोज के लिए व्याकुल हैं। तो बता रहे हैं प्रयोगवाद कब्जा में युग के उत्पन्न अनास्था, जो अनास्था उत्पन्न हुई है, अनास्था मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते, शंका उत्पन्न हुई है, घुटन, कुष्ठा, भग्नाशय में से एक नए पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना कह रहे दिखाई पड़ती है। इसीलिए ये कभी जो है नए मार्ग का अनुसंधान मतलब नए मार्ग खोज करने के लिए व्याकुल है। तो ये डॉक्टर राम कुमार शर्मा कहते हैं, सॉरी रामविलास शर्मा कहते हैं। अब देखिए इसकी आइए देखिए प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ, ये जो है खूब पूछा जाता है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी कि अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान था। अहमवादी मतलब मतलब हम हो गया था, मतलब घमंड हो गया था कि हम ही हैं जो हैं। तो यहाँ अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधान। दूसरा क्या है, यथार्थवाद का आग्रह। यथार्थवाद का आग्रह मतलब जो रियल में इस समय समाज में घट रहा है ना, उसी पे कविताएं लिखी जाएं। जो पीछे हमारा इतिहास है, जो काव्य है, उस पर ना लिखा जाए। जैसे रामायण महाभारत ये सब जो काव्य महाकाव्य हो गए, इन पे जो है अब बहुत लोग लिख चुके हैं। अब इसको छोड़िए, नए नए चीज़ जो समाज में घट रहा है उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे यथार्थवाद का आग्रह है। और दूसरा है निराशावाद। निराशावाद उसे बोलते हैं दोस्तों जो ईश्वर पे बिलीव नहीं करते, तो उसमें निराशावाद होती है, मतलब ईश्वर पे आशा नहीं रखते। तो यहाँ पे होता है निराशावाद। और बौद्धिकता का प्रधान, बौद्धिकता मतलब जो बुद्धि विवेक पे खरी उतरती हो, मतलब बौद्धिकता का प्रधान हो उसमें। और यहाँ उपमानों के लिए पहले क्या करते थे, नवीनता होनी चाहिए। नहीं तो उपमान के लिए पहले चंद्रमा तारे ये सब जो है उपमान में रखते थे ना, कि जैसे तुम्हारा मुंह चंद्रमा का है, उसका मुंह चंद्रमा के जैसे ही है, उसका बदन जो है ताड़ फल के समान है, ऐसे कुछ इस्तेमाल करते थे पहले। तो वो सब कर रहे हैं कि उस जो उपमान है उसकी उसमें क्या होता है, उसमें नवीनता आई थी। अब देखिए साधारण विषयों का निरूपण, साधारण जो विषय यहाँ पे उसको विषय बनाइए जो इस समाज में चल रहा हो, और उसको सरल बनाइए। जैसे पहले कभी क्या लिखते थे, बहुत गूढ़ भाषा में लिखते थे, समझ में नहीं आता था, किसी को समझाना पड़ता था। अब क्या होती है कि जो कविताएं, जो आधुनिक युग की कविताएं थी, उसको आसानी से समझा जा सकता है। और भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग मतलब ये सरल भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पहला तो है कि अहम प्रवृत्ति का प्राधान्य हो गया था, यथार्थ का आग्रह हो गया था, निराशावाद, और बौद्धिकता का प्रधान। बौद्धिकता मतलब जो बुद्धि विवेक पे जो खरी उतरती है उस पर ज़्यादा जो मतलब ऐसी कल्पना का, इसमें कल्पना नहीं की जाती थी। इसमें जो बौद्धिक दिखता था अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते थे। और उपमानों में क्या होती, नवीनता आई थी। और साधारण विषयों का निरूपण मतलब साधारण विषयों पे जो समाज में चल रहा हो उस पर कविता लिखी गई थी। और भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। अब देखिए प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वान क्या कहते हैं, उनको आइए देखते हैं। जैसे देखिए प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार कहते हैं। और यहाँ प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, तो रघुवीर सहाय कहते हैं। रघुवीर सहाय क्या कहते हैं, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, तो एकदम सही कहते हैं ये। अगला है समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। तो यहाँ देखिए समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, तो ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रपद्यवाद क्या है दोस्तों, तो प्रपद्यवाद ही इसी प्रयोगवाद के साथ चलने वाली ये नया जो है ये प्रयोग है। तो यहाँ देखिए प्रपद्यवाद का प्रवर्तन कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। तो प्रपद्यवाद का यहाँ कब से शुरुआत होती है, तो 1956 से होती है। कब होती है, 1956 से। यहाँ देखिए प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा है। और सन 1956 में प्रकाशित नकेन ये 3 नामों को मिलाकर बनता है, ये नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो इनके पहले अक्षर को मिलाकर ये नकेन होता है, इसी को प्रपद्यवाद कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। अब देखिए प्रपद्यवाद का
इसको नकेनवाद भी कहते हैं, प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि हैं, नलिन, बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नरेश मेहता नहीं है, ये नरेश हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कवि थे बिहार के? नलिन, बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश। इनके पहले अक्षर को देखिए, यहाँ पे पहले क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन तो यहाँ न ले लिया गया, फिर इसके बाद केसरी कुमार का के ले लिया गया, और इसके बाद फिर नरेश का एन ले लिया, तो ये क्या बना? नकेन। तो इसे ही नकेनवाद, प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहते हैं। तो ये नकेन बनता है। देखिए, प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। प्रपद्यवाद जो है ना, प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। यही दोनों में मूल अंतर है दोस्तों। प्रपद्यवाद जो है ना, वो प्रयोग को साध्य मानता है, और जो प्रयोगवाद है वो प्रयोग को साधन मानता है। बस इतना ही अंतर है। अब देखिए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है कि नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रयोगवाद के कवि हैं वो तो नवीन विषयों का वो प्रयोग कर ही रहे थे, लेकिन जो प्रपद्यवाद आया ना, वो उससे भी बढ़कर जो है प्रयोग करने लगा, नई नई चीज़ों का प्रयोग करने लगा। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जो है ना, ये कहते हैं कि जो नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का अतिवाद है, मतलब अति हो जाती है उसमें प्रयोगवाद। देखिए, प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 के नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। तो ये कौन कहते हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है कि नकेनवाद, जिसे उनके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में उसे प्रयोगशीलता का एक अतिवाद है। प्रयोगवाद के जो प्रवक्ताओं ने जो कुछ भी कहा था उसके संतुष्ट न होकर जो है तर्क सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक जो है संग्रह की भूमिका में दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, सन 1952 में नरेश के संपादत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो यहाँ पे देखिए, जो नकेनवाद है उसके एक प्रकाशन में नरेश 1952 में नरेश के संपादत्व में प्रकाशित पत्रिका, एक प्रकाश जो है पत्रिका थी, उसमें नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को नया नाम क्या दिया था कि प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। क्या नाम दिया था? प्रयोग 10 सूत्री। तो इसको भी याद रखिएगा। ये तो आइए नई कविता के बारे में देखते हैं। नई कविता के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ देखिए, नई कविता का नाम जो है सबसे पहले कौन देते हैं? अज्ञेय देते हैं। तो यहाँ पे नई कविता का नाम कौन दिया है? अज्ञेय ने दिया है। और अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। देखिए, यहाँ पे नई कविता का नाम किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने क्या कहा था कि इस पद का उन्होंने प्रयोग किया था, नई कविता पद का प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में जो है नई कविता के नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नई कविता का नाम जो है अज्ञेय ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो नई कविता का आरंभ जो है 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो यहाँ देखिए, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1954 से। और जगदीश गुप्त जो है एक नई कविता के नाम से पत्रिका प्रकाशित करते थे, उन्हीं के नाम से माना जाता है। तो नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाएगा? तो जगदीश गुप्त को माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो देखिए, बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता का प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। परिष्कृत मतलब उसके आगे का रूप है। तो जो प्रयोगवादी है ना, उससे भी आगे नई कविता वाले चले गए। तो यहाँ पे बच्चन सिंह बोलते हैं कि नई कविता का आरंभ 1951 है, लेकिन यहाँ पे नई कविता का आरंभ कब माना गया? तो 1954 माना गया, लेकिन बच्चन सिंह 1951 मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता का प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। आइए देखते हैं
यहाँ गजानंद माधव मुक्तिबोध क्या लिखते हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के, वैविध्य मतलब भारत वैविध्य प्रकार का है ही, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, इसलिए यहाँ पे वैविध्य है। तो नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतन व्यक्ति की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो यहाँ पर देखिए मुक्ति जो लिखते हैं, मुक्तिबोध जो लिखते हैं, नई कविता का वैविध्यमय जीवन के प्रति चेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता स्वर एक नहीं विविध है। आइए आगे देखते हैं। देखिए धर्मवीर भारती क्या लिखते हैं। धर्मवीर भारती ने लिखा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों के मापने का प्रयास कर रही है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है धर्मवीर भारती ने कि नई कविता जो है ना पहली बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों के मापने का प्रयास किया है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है गजानंद माधव मुक्तिबोध, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए डॉक्टर जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि नई कविता समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है। यहाँ देखिए नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि नई कविता का समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों की संयोजित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डॉक्टर रामस्वरूप फिर लिखते हैं, कहते हैं कि भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। यहाँ देखिए इनकी एक पुस्तक है, ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा संवेदना और सर्जन की एक पुस्तक है, उसमें उस पुस्तक में कहते हैं कि नई कविता के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि आज की कविता जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास हैं, उस रजत पास से क्या हो गई है, मुक्त हो चुकी है। पहले क्या होता था, छंद में लिखते थे ये इसका ऐसे प्रयोग होना चाहिए, इसका ऐसे प्रयोग होना चाहिए, तो उससे क्या हो गई, मुक्त हो गई, छंदों से क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो यहाँ पे अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार है, जो अलंकार का प्रयोग करते हैं उसकी भी जो है उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है, और छंदों की भी पायले जो है उतर चुकी हैं। देखिए हमने बताया अभी कि जो अलंकार और छंद जिसका प्रयोग करते हैं तो नई कविता में इसका प्रयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे कहते हैं कि छंदों की जो पायलें हैं वो भी उतर चुकी है और जो अलंकारों की उपयोगिता है वो अस्वीकार हो गई है। तो यहाँ पे काव्य भाषा ही शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रित स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का जो है क्रम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं विजय नारायण शाही क्या कहते हैं नई कविता के बारे में। तो विजय नारायण शाही ने क्या कहा है कि नई कविता में लघु मानव का प्रतिष्ठा की है। तो विजय यहाँ पे देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विजय नारायण देव शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए नई कविता में दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। देखिए अनुभूत की प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो अनुभूत की प्रामाणिकता, जैसे दोस्तों यहाँ पे जो कवि नई कविता के कवि हैं ना, वो जो अनुभूति करते हैं उसके बाद पे उसको लिखते हैं, उसके यहाँ पे अनुभूत की प्रामाणिकता होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए। मतलब आप जो लिख रहे हैं वो वास्तव में होना चाहिए, नहीं तो कल्पना में नहीं कि जैसे कोई मनुष्य उड़ गया, जैसे यहाँ पे शक्तिमान विदेशों में बहुत सारे आते हैं जो बनाए जाते हैं, तो ऐसे मतलब काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए और बुद्धि विवेक पे खरा उतरना चाहिए। तो यहाँ पे अनुभूत, पहली बात अनुभूत की प्रामाणिकता होनी चाहिए, दूसरा बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए। तो नई कविता में देखिए, नई कविता में कैक्ट संवाद, यहाँ पे देखिए नई कविता में जो कैक्ट संवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैट्स यहाँ पे कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जो अदम उत्साह, जीवन कांक्षा
और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो यहाँ देखिए नई कविता में जो कैट से संवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैट से जो ये प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह और जीवन कांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए आइए इसकी देखते हैं प्रमुख कवि। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन है? अब देखिए प्रयोगवाद के सबसे प्रमुख कवि कौन है? सत्यानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हैं। तो इनकी आइए रचनाओं को देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त देखते हैं इनका इतिहास। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे जन्म स्थान नहीं दिया गया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ देखिए इनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में हुई था। तो हीरानंद जो है, ये इनके माता पिता का नाम क्या था? हीरानंद, और माता का नाम ये था वैजयंती देवी। और देखिए इनकी प्रथम काव्य संग्रह थे वो भग्नदूत है। क्या है? भग्नदूत। और अंतिम काव्य संग्रह ऐसा घर आपने देखा है, ऐसा घर आपने देखा है, इनकी अंतिम काव्य है। अब आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं और देखिए इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। इतनी रचनाएं हैं इनकी, 17-18 रचनाएं हैं और कविताएं भी हैं। तो ये सब कैसे याद होगा? तो हमने ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ट्रिक से बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए भग्नदूत, भग्नदूत मतलब ये एक लड़का है और उसकी एक माँ रहती है। तो बहुत आज्ञाकारी लड़का है। तो क्या करता है वो दूध भात खा के, और उसको लेकिन ये एक चिंता रहती है, वो साइंस में विज्ञान में क्या पढ़ लिया था कि जो इंद्रधनुष होता है, जो घास होते हैं ना छोटे छोटे, उस पर जो ओस पड़े रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें रंग बिरंगे जो है कलर निकलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी, तो इंद्रधनुष जैसे बनता है। तो साइंस में पढ़ लिया है। अब वो इंद्रधनुष जाके घास पे इंद्रधनुष जाके ढूंढता है। तो घास जो है चारा, जो भैंस खाने के लिए घास बोई जाती है दोस्तों, बरसेम जिसे बोलते हैं, बरसेम। तो दूध भात जल्दी जल्दी खा के, उसको दूध भात खाने की चिंता नहीं है दोस्तों, उसको क्या चिंता है कि उसे जो है इंद्रधनुष की चिंता है। तो यहाँ पे वो क्या है, भग्न दूध, मतलब दूध भात खा के क्या करे, भागना चाहता है जल्दी से। फिर उसको चिंता किसकी चिंता है? उसको चिंता है वो जो इंद्रधनुष है, हरी घास पे, हरी घास पे जो ओस पड़ती है उससे इंद्रधनुष की ढूंढने की चिंता है। तो यहाँ पे भग्न दूध और यहाँ पे चिंता है उसको। तो वो तुरंत खाना खा के भागता है वहाँ से। तो खाना खा के जब भागता है तो उसकी माँ बोलती है, अरे इलायची तो खाने खा के जा, इलायची खा के जा। मतलब इलायची, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा मुंह, जैसे मुंह धोते हैं, अच्छे से नहीं धोते बच्चे ना, तो उसमें बास आने लगती है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे कह रहे इलायची खा के जा, इलायची। तो दूध भात खा के क्या किया, वो भाग लिया। फिर उसको चिंता किसकी चिंता थी कि घास पे जो इंद्रधनुष बनता है ना, उसकी चिंता थी। तो तुरंत कहाँ जाता है, हरी घास पे, हरी घास पे क्षण भर। तो हरी घास पे जो वो पड़ती है, ओस पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ओस उसमें क्या हो जाता है, ओस उड़ जाता है। तो वो क्षण भर रहता है। तो हरी घास पे वो भागता है, तो हरी घास पे क्षण भर। फिर क्या करता है कि वहाँ पे जाके ढूंढता है, वो इंद्रधनुष ढूंढता है। तो उसकी माँ आती है, देखती है अरे घास ये रौद रहा है। तो बोलती है कि अरे पागल, अरे बौरा गया है क्या, मतलब और अरे बौरा गया है क्या, मतलब यहाँ पे बौरा अहेरी, बौरा गया है क्या। इंद्रधनुष कहती है, उसकी माँ कहती है अरे बौरा गया है क्या, इंद्रधनुष के चक्कर में पूरी घास को रौंदेगा क्या। तो यहाँ तो इंद्रधनुष रौदे हुए। तो यहाँ पे कह रहे कि पागल हो गया क्या, इंद्रधनुष के चक्कर में पूरी घास को रौंदेगा क्या, इंद्रधनुष रौदे हुए। फिर कहते हैं कि अरे वो पागल, चल जो है घर में, चल आंगन में। तो उसकी माँ बोलती है अरे वो पागल। तो यहाँ पे अरे ओ करुणा प्रभा में, अरे ओ करुणा प्रभा में। तो बोलती है कि अरे ओ पागल, चल घर में, मतलब आंगन में चल, आंगन में मतलब अंदर चल, आंगन में। तो यहाँ पे आंगन के पार द्वार, तो यहाँ पे क्या है, आंगन के पार द्वार। तो उसकी माँ क्या बोलती है, अरे वो पागल, चल घर में, मतलब आंगन में चल, चल आंगन में जल्दी। अब देखिए लेकिन वो क्या करता है, उसको यहाँ पे वो इंद्रधनुष नहीं दिखता घास पे। तो फिर क्या करता है, वो भागता है पूर्व की तरफ। दोस्तों एक नदी थी पूर्व की तरफ, यहाँ पे देखिए पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे पूर्वा, पूर्व की तरफ एक नदी थी और वहाँ पे एक नाव थी। तो वो जाता है उसमें, नाव में बैठने जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे नाव में बैठना जाता है तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे भाग के आती है, क्योंकि वो बच्चा छोटा था ना। तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे भाग के आती है, बोलती है कि अरे, और जाके नाव में बैठ जाता है। तो बोलती है कि अरे दिन में तू कितनी बार नाव में बैठेगा, दिन में कितनी बार नाव में बैठेगा, जब देखो तब जाके नाव में बैठ जाता है। तो यहाँ पे कितनी नाव में कितनी बार, तो मतलब बोलती है कि कितनी बार नाव में बैठेगा। तो यहाँ पे कितनी नाव में कितनी बार, सुनहरे सुनहरे सवाल को दोस्तों अभी हम अभी ट्रिक बनाई है, वो लास्ट में उसको आएगा अभी। यहाँ देखिए फिर वो क्या करता है,
फिर बोलती है कि इसको चलाएगा कौन। उसकी माँ बोलती है कि इसको चलाएगा कौन, नाव में तू बैठ गया है तो फिर उसको चलाने वाला कौन है, तुम्हारे पिताजी तो है नहीं। तो वो बोलता है कि मैं उसे चलाना जानता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तो बोलता है कि मैं उसे चलाना जानता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। फिर बोलती है कि अरे नहीं बेटा, वो सागर में, नाव सागर में चली जाएगी नदी में बहकर। तो नदी कहाँ जाती है, सागर में जाकर मिलती है। तो बोलती है बेटा सागर में जो है ना, ये नाव सागर में चली जाएगी। तो यहाँ पे सागर मुद्रा, क्योंकि वहाँ सागर भी वहाँ थोड़ा सा नज़दीक था। तो जो नाव कहाँ चली जाएगी बेटा, वो नाव सागर में चली जाएगी, तो उतर जा उससे। तो यहाँ पे फिर वो लड़का क्या करता है कि वो चला जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसकी माँ उसको लेके ज़बरदस्ती चली जाती है। तो लड़का क्या हो जाता है, रूठ जाता है। रूठ के जाके फिर क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सन्न मार के क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, मतलब रूठ जाता है। सन्न मार के रूठ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो सन्न मार के वो पेड़ के नीचे क्या गया था, बैठ गया था। तो यहाँ पेड़ मतलब महावृक्ष, महावृक्ष ये देखिए महावृक्ष, वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे पेड़ क्या है, महावृक्ष बोलते हैं। तो महावृक्ष के नीचे वो क्या करता है, बैठ जाता है। फिर अब देखिए नदी की बाग छाया, तो वहाँ नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, वहाँ नदी, वहाँ पे बहुत छाया रहती है। तो यहाँ पे नदी की बाग छाया, नदी के किनारे जानते हैं पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ बलुई मिट्टी होती है। तो वहाँ पे पेड़ भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत झाड़ियाँ होती है। तो नदी की क्या होती है, बाग छाया। तो यहाँ पे नदी की बहुत ज़्यादा छाया थी, उसमें जाके वो बैठ गया। अब फिर आगे फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, वहाँ नदी के किनारे बहुत सारे द्वीप हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं नदी में। तो नदी में क्या होता है, बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कहाँ गया उनकी रचना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वो नदी में जो है ना बहुत सारे द्वीप बने होते हैं। तो यहाँ पे आ गया, हीरानंद वसन के किधर चले गए। हाँ, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे द्वीप नदी में बहुत सारे द्वीप बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी एक जो है रचना है कि नदी के द्वीप। तो वहाँ पे नदी में जो है द्वीप बन जाते हैं, आप लोग जानते होंगे समुद्र में भी द्वीप बनते हैं। तो द्वीप मतलब ऐसे छोटा सा स्थान ऐसे उड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ऐसा वहाँ पे द्वीप बने हैं, और उसमें से एक अकेला द्वीप था। तो दोस्तों वहाँ नदी में एक अकेला द्वीप था, जिसमें जो है ना बहुत एक घर बना हुआ था। तो देखो दोस्तों, फिर बोलते हैं कि आपने ऐसा कोई घर देखा है जो नदी के द्वीप पे अकेला हो। तो यहाँ पे देखिए उनका कोई, आपने ऐसा घर देखा है। तो इनकी एक रचना है, इनकी यहाँ पे देखिए एक रचना है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं इनकी कविता है। यहाँ पे इनकी कविता क्या है, क्या आपने ऐसा एक घर देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका एक रचना है, कोई घर आपने देखा है जो नदी के द्वीप पर, नदी के द्वीप पर भी इनकी एक जो है रचना है। तो नदी के द्वीप पर, यहाँ पे देखिए नदी के द्वीप, नदी के द्वीप पर, तो नदी के द्वीप पर इन जो है कोई ऐसा आपने घर देखा हो जो अकेला हो। तो यहाँ पे यह द्वीप अकेला है, यहाँ पे एक इनकी रचना है, यह द्वीप अकेला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है नदी में एक द्वीप है, फिर वो द्वीप क्या है, अकेला हो। तो यहाँ पे यह द्वीप अकेला है और उस पर एक क्या है, घर बना हो। तो ऐसा कोई घर आपने देखा है, तो कोई घर आपने देखा है जो नदी के द्वीप हो और वह द्वीप भी क्या हो, अकेला हो, जहाँ पे क्या होंगे, सांप बिच्छू घूम रहे होंगे। तो इनकी एक रचना जो है क्या है, सांप भी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक कविता इनकी सांप भी है। अब देखिए फिर जहाँ सांप बिच्छू घूमते हैं और वहाँ से जो है मधुर मधुर बीड़ा की आवाज़ आती है, बीड़ा बजने की आवाज़ आती है। तो इनकी जो है यहाँ पे एक साध्य बीड़ा भी इनकी कविता है। यहाँ पे देखिए चर्चित कविताएं में एक साध्य बीड़ा भी इनकी कविता है। तो दोस्तों आपने ऐसा घर देखा है जो नदी के द्वीप पर हो और वह द्वीप अकेला भी हो, जहाँ पे सांप बिच्छू क्या हो, घूमते हों। तो वहाँ से क्या आता है, मधुर बीड़ा की, उस घर में से क्या आता है, एक संगीत बजता रहता है, जैसे बीड़ा बजता है, उससे जो है बहुत मधुर मधुर आवाज़ आती है।
यह घर किसका हो, यह घर जो है पता लगाने पर यह घर पता चला कि एक सर्जन का है। सर्जन मतलब एक डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, तो ये जो है सर्जन का है। किसका है, सर्जन का। तो यहाँ पे इनका एक रचना है सर्जना के क्षण, इनकी एक रचना है सर्जना सर्जना के क्षण। अब देखिए, अब इसके जो यहाँ पे जो बंगला है, यहाँ पे जो बंगला है उसके पास में ना एक बहुत अच्छा कुआं है। कुएं में जो है वो सदा नीर से भरा रहता है। जैसे देखिए समुद्र में जो जो द्वीप होते हैं उसमें क्या होता है, पानी वहाँ खारा होता है, लेकिन वो जो कुआं बना था ना उसमें जो नीर था ना वो बहुत मीठा था। तो यहाँ पे सदा नीर से वो भरा रहता है। क्या है, सदा मीठे नीर, नीर मतलब जल से, वो जल से भरा रहता है। तो इनका एक रचना है सदा नीर। फिर आगे देखिए, जब कुएं के देखिए आरी बगल कुएं क्या हो जाते हैं, शैवाल जो है ना सुनहरे शैवाल बना लेते हैं, हरा 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 ऐसे शैवाल शैवाल बना लेते हैं। तो वो जो है सुनहरे शैवाल बहुत सुनहरे लगते हैं, वो शैवाल क्या है, बहुत सुनहरे लगते हैं। तो इनकी एक रचना है सुनहरे शैवाल। अब देखिए जो कुआं की क्या हो रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे, कुआं की वो क्या कर रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे। और जो द्वीप था दोस्तों ना, वहाँ अकेला द्वीप था, वहाँ पे एक ही घर था, इसीलिए वहाँ पे क्या थी, बहुत शांति थी। क्या थी, बहुत शांति। तो यहाँ पे उनका एक रचना है कितनी शांति, कितनी शांति। तो इस तरह से इनकी बहुत 18-20 रचनाएं हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से बता दिया है। यहाँ देखिए एक लड़का रहता है, क्या करता है, वो दूध भात कर खाता रहता है, लेकिन उसकी चिंता क्या है, उसकी चिंता जो है इसमें इंद्रधनुष देखने की थी। क्योंकि जो घास पे शीत पड़ती है, छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, उससे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कलर कलर उसमें काफ़ी कलर निकलते हैं, 7 कलर। तो उसमें इंद्रधनुष जैसा बनता है ना, तो उसकी चिंता थी। वो जाता है तुरंत दूध भात खा के, क्या करता है, भागता है, वो इलायची भी नहीं खाता, फिर हरी घास पे भागता है। तो उसकी माँ आती है, कहते अरे बौरा गया है क्या, इंद्रधनुष के चक्कर में पूरी घास के रौ देगा। तो अरे वो पागल, चल चल आंगन में चल। फिर वो पूर्व की तरफ भागता है दोस्तों। तो पूर्व की तरफ भागता है तो नाव में जाकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो बोलती है, उसकी माँ बोलती है, अरे कितनी बार नाव में बैठेगा दिन में। तो बोलता है कि अगर, बोलती है कि उसे चलाएगा कौन, तेरे पिताजी तो है नहीं। तो बोलता है कि मैं उसको चलाना जानता हूँ। फिर क्या करती है, बोलती है कि बेटा नहीं उतर जाए, वो सागर की ओर अपने आप बह जाएगी, नदी नाव को मत खोल। तो यहाँ पे पहले मैं, फिर वो जाके क्या करता है, वो सन मार के जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। फिर यहाँ पे वो बड़े वृक्ष के नीचे नदी के किनारे क्या हो जाता है, बैठ जाता है महावृक्ष के नीचे। फिर नदी की बाग छाया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा छाया रहती है, क्योंकि वहाँ घने घने पेड़ रहते हैं, झाड़ियाँ होती है, तो उसमें बहुत गहरी छाया होती है। तो यहाँ पे नदी की बाग छाया। फिर फिर दोस्तों यहाँ पे उस नदी में द्वीप बने होते हैं, वहाँ पे एक अकेला द्वीप होता है। तो अकेले द्वीप पे वहाँ पे क्या होता है कि घर बना होता है, एक डॉक्टर सर्जन का घर होता है। और उसमें जो है उसके घर के बगल में एक सुंदर कुआं है जिस सदा नीर से भरा रहता था। और वहाँ कुएं में सुनहरे शैवाल थे जो उसकी क्या बढ़ा रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ पे जो है ये लेखक को क्या मिलता है, सांप बिच्छू घूमते हुए मिलते हैं। और लेकिन लेखक को एक चीज़ की बात पता चलती है कि वहाँ पे कितनी शांति है, कितनी शांति, कितनी शांति करते हैं। अब देखिए ये सब इनकी जो है रचनाएं और कविताएं हैं। तो यहाँ पे अज्ञेय जो है ना अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद तथा नई कविता के सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के सलाहकार पुरुष कहे जाते हैं। अज्ञेय की चर्चित कविताएं जो है असाध्य बीड़ा, देखिए घर में क्या बीड़ा बज रही थी, बहुत मधुर मधुर आवाज़ आ रही थी। इनकी एक रचना है कलगी बाजरे की। इनकी एक रचना है सांप, ये कविताएं हैं। नदी के द्वीप, देखिए नदी के द्वीप, नदी में एक द्वीप था। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पे वो क्या करता था, वो ढूंढ रहा था जो है इंद्रधनुष को। अब यहाँ जितना तुम्हारा सच, यहाँ पे एक रचना है इनकी, जितना तुम्हारा सच और शब्द और सत्य, यह दीप अकेला है, यह दीप अकेला। अब देखिए असाध्य बीड़ा एक इनकी लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा इनकी क्या है, एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव क्या है, अहम विसर्जन, अहम का विसर्जन मतलब जो घमंड का है उसका क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अब मुक्ति बोध, अगले कवि क्या है, मुक्ति बोध। तो दोस्तों आइए मुक्ति बोध के बारे में जानते हैं। मुक्ति बोध के यहाँ इनका पूरा नाम था गजानंद माधव, और इनके आगे मुक्ति बोध लगता है इनका उपनाम था, गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब ये गहन अनुभूति तथा तीव्र इंद्रिय बोध के ये कवि माने जाते हैं। तो देखिए जिसको बोध हो जाए तो क्या हो जाता है, उसको अनुभूति हुई है और गहन अनुभूति हुई है। तो यहाँ पे इनको देखिए, ये गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि माने जाते हैं। जबकि आगे जो है ना अस्तित्ववाद के कवि माने जाते हैं। किसके, अस्तित्ववाद के आस्था रखने वाले कवि माने जाते हैं। लेकिन मुक्ति बोध जो है
वो गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रबोध के कवि माने जाते हैं। अब देखिए मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ जो प्रकाशित हुई थी, इनकी 2 काव्य कृतियाँ जो प्रकाशित हुई थी कौन कौन सी थी? तो एक है चाँद का मुँह टेढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ये व्यंग भी है। तो चाँद का मुँह टेढ़ा है, और इसके बाद भूरी भूरी खाक धूल। तो इनकी 2 रचनाएं थी जो प्रकाशित हुई थी। तो चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 में, और भूरी भूरी खाक धूल तो ये भी जो है 1980 में प्रकाशित हुई थी। अब इनकी जो चर्चित जो है कविताएं कौन है से अंधेरे में, जो अंधेरे में एक चर्चित कविताएं हैं, ये चाँद के मुंह के टेढ़ा में ये संकलित है। ब्रह्म राक्षस भी उसमें ही संकलित है। तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण आयतन, भूल गलती। तो देखिए चाँद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती दोस्तों, ये चाँद का मुंह के टेढ़े में संकलित है ये कविताएं। देखिए अंधेरे में जो इनकी कविता थी ये बहुत चर्चित थी दोस्तों। तो अंधेरे में जो कविता थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में जो है ये देखिए अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आकाश के दीप अंधेरे शीर्षक नाम से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रकाशित होती है? कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से क्या होती है ये प्रकाशित होती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसके बारे में ये इतनी चर्चित कविता रही है दोस्तों कि इनके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने टिप्पणी की है। तो देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा एक है बड़े कलाकार की स्क्रैच बुक लगती है। नाम तो ऐसा ही है दोस्तों, ध्यान देखिए चाँद का मुँह टेढ़ा, जैसे छोटे बच्चे हो ना उसको चाँद बनाते हैं उसका मुँह क्या कर देते हैं? टेढ़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा तो एक बड़े कलाकार की स्क्रैच बुक लगती है। स्क्रैच बुक मतलब जो उसमें चित्रकारी करते हैं। तो ये कौन कहते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे अंधेरे में लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इस विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, विभिन्न आलोचकों ने इसका अपने दृष्टिकोण में देखा है। तो क्या क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले ये जो है शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे शतक के कवि हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, यहाँ देखिए आधुनिक जन इतिहास के स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात दोनों, यहाँ देखिए स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात दोनों एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इनमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन एकीकरण है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, तो शमशेर बहादुर सिंह का। तो यहाँ देखिए दहकता इस्पाती दस्तावेज, इसको याद रखेंगे तब भी आपको याद आ जाएगा। अब देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? अपराध भावना का अनुसंधान है, उसमें बहुत रहस्यवादी है। आप एक बार पढ़ेंगे कविता को उसका अर्थ समझेंगे, बहुत अच्छी कविता है दोस्तों। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि अपराध भावना का अनुसंधान है। अब देखिए नामवर सिंह क्या कहते हैं? अस्मिता की खोज है। अस्मिता मतलब नाम, अपने नाम की खोज है, इसमें अस्मिता की खोज है। और इंद्रनाथ मदान क्या कहते हैं? आत्मसंशोधन का अनुसंधान है, आत्मसंशोधन का अनुसंधान। इतना प्रचलित हो गई थी वो कविता कि सभी ने उस पर टिप्पणी की है। अब निर्मला जैन क्या लिखते हैं कि अंतःस्थल का विप्लव है, अंतःस्थल का विप्लव है। और जबकि प्रभाकर माचवे क्या कहते हैं कि ये लावा है, लावा जैसे जो फूटता है ना धरती के नीचे से लावा निकलता है, तो ये बोलते हैं कि लावा है। अब रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि आरक्षित जीवन की कविता है, आरक्षित जीवन की कविता। और रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि अंधेरे में लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान रचना है, कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक, यहाँ पे दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि अंधेरे में लंबे खंडों में कवि की समस्या है कि समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों को अभिज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुक्तिबोध क्या लिखते हैं? मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना को फैंटेसी में की है। तो मुक्तिबोध इसे किस में ये रचना की है? फैंटेसी में की है, फैंटेसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुक्तिबोध की जो रचना अंधेरे में है वो किस शैली में है? तो फैंटेसी शैली में है। किस शैली में? फैंटेसी शैली में। देखिए मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। तो ये क्या परिभाषा देते हैं फैंटेसी का? देखिए यहाँ पे बोलते हैं ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप जीवन की पुनर्रचना करता है। यहाँ पे कहते हैं ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। आगे बोलते हैं फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान होता है। यहाँ देखिए फैंटेसी के अंतर्गत क्या होता है? भाव पक्ष प्रधान होता है और विभाव पक्ष गौण होता है और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष के कल्पना को उत्तेजित करने बिंबों की रचना करते हुए ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। तो ये जो है मुक्तिबोध फैंटेसी के बारे में बोलते हैं। जिसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा कि फैंटेसी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। अब देखिए अगला, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। तो देखिए आइए शमशेर बहादुर की रचना देखते हैं। ये दूसरे शतक के कवि माने जाते हैं। अब देखिए इनकी जो है रचना कौन कौन सी है? कुछ कविताएं। तो यहाँ देखिए कुछ कविताएं, इनकी एक रचना है कुछ कविताएं। और अगली रचना क्या है इनकी? अगली रचना है यहाँ पे कुछ और कविताएं। इनकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। यहाँ पे चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्त का संघर्ष, बात बोलेगी कल तुमसे होड़ है मेरी, फिर कहीं दूर से सुन रहा हूँ सकून की तलाश। तो इनकी जो है कविताएं, ये इनकी कुछ जो है काव्य संग्रह है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखिए एक कवि सम्मेलन चल रहा था, ये तो कवि तो है ही, कवि सम्मेलन चल रहा था। कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि बैठे थे। तो ये जो उसमें कवि आए हुए थे वो बहुत बोलते थे। तो ये क्या हो जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, उनसे जो है परेशान हो जाते हैं। वो उनको पका रहा था और ये बहुत परेशान भी थे और ये पका भी रहा था उनको। वो कवि जो है उनको क्या कर रहा था, पका रहा था। तो पका रहा था तो ये ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरी ये कुछ कविताएं हैं। तो कहते हैं अच्छा दो दो मैं पढ़ूं। तो फिर और बोलते हैं कि ये जेब से और कुछ निकालते हैं, कुछ और कविताएं हैं, ये लो कुछ और कविताएं, मतलब ये कुछ कविताएं हैं मेरी। फिर कहते हैं और ये कुछ कविताएं हैं मेरी। तब फिर कहते हैं कि इतनी कविताएं मैं लिख चुका हूँ, कि क्या कर चुका हूँ, इतनी कविताएं मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे इतनी कविताएं लिख चुका हूँ और यहाँ पे चुका भी हूँ नहीं भी मैं, मतलब मैं इतनी कविताएं लिख चुका हूँ और अभी नहीं लिखी, अभी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ कविताएं हैं, ये और कुछ कविताएं हैं। और कहते हैं कि इतनी कविताएं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे चुका भी हूँ, अभी भी नहीं लिखा हूँ, अभी मतलब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे चुका भी हूँ नहीं मैं। फिर कहते हैं इतने अपने पास तुम रख लो, कहते हैं इतनी कविताएं मेरी तुम अपने पास रख लो, बाद में पढ़ के दे देना। फिर वो जो है ना उनकी कुछ कविताएं वो सुना रहता है दूसरा वाला कवि। वो बोलता है कि यार तुम्हारी एक कविता में जो उदिता है, उदिता एक लड़की थी उनकी कविता में। तो कहते हैं जो तुम्हारी कविता में उदिता है ना वो बहुत बहादुर लड़की है। तो बहादुर से दोस्तों यहाँ पे शमशेर बहादुर को आप लोग समझता कि उदिता जो है तुम्हारी कविता में, उदिता जो है ना वो बहुत बहादुर है। वो अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करती है। अभिव्यक्ति मतलब जो बोलने के अभिव्यक्ति है। तो कहते हैं उसके लिए जो है वो उदिता बहुत संघर्ष करती है। तो उदिता जो है बहुत बहादुर लड़की है। तो क्या करते हैं ना कि वो बोलता है कि मतलब काल से भी लड़ने के लिए तैयार है। वो बोलती है काल तुमसे मेरी होड़ है। तो यहाँ पे उदिता जो है बहुत बहादुर लड़की है और वो काल से भी बोलती है कि मैं काल से भी लड़ जाऊँगा, काल तुमसे होड़ है मेरी। फिर वो क्या करता है ना, कभी सुनते सुनते जो है वह पक जाता है। तो यहाँ पे सुन रहा है, वो सुन रहा है, मतलब उसकी बात सुन रहा है। फिर वो क्या करता है, बहुत दूर चला जाता है उससे, उस कवि से जो क्या करता है बहुत दूर चला जाता है। अब देखिए उसको सुकून की तलाश थी, मतलब वो बहुत परेशान था, वो बहुत गरीब कवि थे, बहुत परेशान थे। तो कह रहे हैं अरे यार सुकून नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं, सुकून की तलाश में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं,
वो बोलते हैं कि यार कोई 2 पैग मुझे पिला दे, कोई शाम को मुझे 2 पैग पिला दे। तो यहाँ पे एक पीली शाम है, मतलब एक पीली शाम मतलब शाम को मुझे कोई 2 पैग पिला दे, पीली मतलब 2 पैग मैंने पी ली। तो यहाँ पे शकुन की तलाश में वो कभी क्या करता है, 2 पैग पी लेता है। तो यहाँ पे तो पी कर के कहाँ जाता है, अपने गर्लफ्रेंड के पास। तो गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो गर्लफ्रेंड बोलती है अरे भिखारी तू आ गया। तो भिखारी बोल देती, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो वो बोलते हैं कि तू ऐसी बात बोलेगी मैं कभी नहीं सोचा था, ऐसी बात बोलेगी। यहाँ पे देखिए बात बोलेगी, ऐसी बात बोलेगी मैं नहीं समझ रहा था तू ऐसी बात बोलेगी। अब देखिए फिर क्या करते हैं ना, उस शाम को जब 2 पैग पी लेते हैं, अब उनकी गर्लफ्रेंड भी ऐसी बात बोल देती तो वो जाके एक कोठरी में सो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोठरी में धूप ऐसे करके इनकी एक रचना है, कविता है। यहाँ पे दिया है कि नहीं, कोठरी में धूप, हाँ यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए फिर क्या करते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी जो है टूटी हुई बिखरी हुई थी, मतलब ज़िंदगी क्या चुकी, ज़िंदगी बिखर चुकी थी उनकी ज़िंदगी, मतलब न कोई कविता सुनता था उनकी और ना उनकी गर्लफ्रेंड साथ दे रही थी। तो उनकी ज़िंदगी क्या होती, उनकी ज़िंदगी बिखर गई थी, टूट गई थी। अब देखिए अब वो जो है ना अमन चैन की तलाश कर रहे थे। तो यहाँ थे अमन का राग, अमन चैन। अब देखिए अमन का राग ना इनकी लंबी कविता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, अमन का राग इनकी लंबी कविता है। अब देखिए एक पीली शाम, मतलब एक शाम कहते हैं शाम को कोई मुझे 2 पैग पिला देते हैं, एक पीली शाम। अब देखिए धूप की कोठरी में, फिर जब गर्लफ्रेंड उनको ऐसे बोल दिए तो जाके कोठरी के, यहाँ पे कोठरी में जाके क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो यहाँ पे कोठरी, यहाँ धूप कोठरी के आईने, तो यहाँ पे वो कोठरी में जाके क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। कहते हैं कि अब फिर वो कहते हैं जब समय गिरता है ना तो कोई साथ नहीं देता, जब समय का पहिया रुकता है मतलब समय समय क्या है, गिर गया। तो यहाँ पे इनका देखिए घिर गया समय का रथ। तो यहाँ पे जब समय गिरता है तो कोई क्या करता है, साथ नहीं देता, तो घिर गया समय का रथ। क्योंकि अब वो बोलते हैं कि सभी जो है साम्यवादी हो गए, साम्यवादी मतलब ये सभी पूंजीवादी हो गए। तो साम्यवादी मतलब पूंजीवाद। तो समय जो है साम्यवादियों का चल रहा है, मतलब पूंजीवादियों का चल रहा है। तो मतलब बहुत गरीब हैं तो कह रहे हैं समय जो है साम्यवादियों का चल रहा है, हमारा समय नहीं चल रहा है। तो यहाँ समय साम्यवादियों का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनकी क्या रचना है, टूटी हुई बिखरी हुई, मतलब उनकी ज़िंदगी क्या हो गई, टूट गई बिखर गई। अब उनको क्या है, अमन और चैन की तलाश है। तो यहाँ अमन का राग लंबी कविता है। फिर कहते हैं एक पीली शाम, मतलब कह रहे हैं कि शाम को मुझे कोई 2 पैग पिला दे, मतलब पीली शाम, शाम को पीली है। फिर क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड भी बोलती है कि अरे भिखारी तू यहाँ पे फिर आ गया। तो बोलते हैं तू ऐसी बात बोलेगी मैंने सोचा ही नहीं था। जाके कोठरी में क्या करते हैं, सो जाते हैं। फिर यहाँ देखिए धूप कोठरी के आईने में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी। अब क्या कहते हैं, जब समय गिर जाता है तो कोई साथ नहीं देता। तो यहाँ पे घिर गया समय, जब समय गिर जाता है मतलब घिर गया है समय का रथ। अब फिर कहते हैं कि लोग जो है समय, ये समय साम्यवादियों का है, मतलब पूंजीवादियों का है, हम लोग गरीबों का समय है ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी रचनाओं को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए पहले तो क्या करते हैं, कवि सम्मेलन में यहाँ पे उनकी एक कवि को कहते हैं ये मेरी कुछ कविताएं हैं, ये मेरी क्या है, कुछ कविताएं हैं, ये कुछ और कविताएं हैं, जेब से निकालते हैं। फिर कहते हैं इतना मैं लिख चुका भी हूँ, अभी लिख भी रहा हूँ, अभी नहीं लिखा, तो चुका भी हूँ नहीं मैं। अब कह रहे हैं इतने अपने पास रख लो। फिर कहते हैं कि वो दूसरा वाला कवि बोलता है उदिता, जो तुम्हारे कविता में उदिता जो लड़की है ना बहुत बहादुर है, वो बहुत बहादुर है। बहादुर मतलब यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह। कह रहे वो लड़की बहुत संघर्ष करती है, कहती है कि काल से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, काल तुमसे होड़ है मेरी। कह रहे कहीं दूर से सुन रहा हूँ, मतलब वो कभी क्या है पकते पकते दूर चले जाते हैं, कह रहे हैं बहुत दूर चले जाते हैं। कह रहे उसको सुन रहे थे पक गए थे, सुन सुन के बहुत दूर चले जाते हैं, मतलब सुकून की तलाश में, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, गरीब थे, तो सुकून की तलाश में। तो इस तरह इनकी रचनाओं को आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। तो यहाँ पे देखिए विद्वान है और कथन है। तो अज्ञेय क्या लिखते हैं, शमशेर जो है कवियों का कवि था। देखिए शमशेर के बारे में क्या लिखते हैं, कवियों का कवि है। शमशेर जो है कवियों का कवि है। कौन बोले, अज्ञेय बोलते हैं। अब मलयराज क्या बोलते हैं, शमशेर मूड के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मतलब जब उनका मूड होता है तभी वो कविता लिखते हैं, और किसी विजन मतलब उनका कोई विजन नहीं है कविता लिखने का। यहाँ मलयराज, एक कौन कहते हैं, मलयराज कहते हैं। अब मुक्तिबोध देखिए, अज्ञेय जो कहते हैं, अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुक्तिबोध, मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन बना लिया। भवन मतलब दोस्तों कोठरी, कोठरी में जाके सो गए थे ना,
तो शमशेर बहादुर की आत्मा ने अपने अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है। उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य अपवित्रता के कारण है। तो साध्य अपवित्रता मतलब वो साधना से कविता नहीं लिखते थे। तो यहाँ शमशेर की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है। उसकी गंभीर प्रयत्न अपने साध्य पवित्रता के कारण है। तो उसकी गंभीर ये जो गंभीरता उत्पन्न हुई क्योंकि वो साध्य अपवित्रता पवित्रता के कारण है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए मुक्तिबोध क्या कहते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि आगे फिर बोलते हैं मुक्तिबोध, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। और आगे मुक्तिबोध लिखते हैं, प्रणय जीवन का प्रसंग रसवादी कवि। और विष्णु खरे बोलते हैं कि शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी बोलते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। और दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी बोलते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम मूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। तो यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या बोलते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। तो ये इनके बारे में विद्वानों ने कहा है। आगे देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरी सबसे बड़ी आदर्श बन गया है, सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। तो क्या बोलते हैं कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरी सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। तो शमशेर बहादुर का एक कथन और है कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। दो आब मतलब जैसे दो नदी के बीच जो स्थान बनता है ना उसे दो आब बोलते हैं। तो कहते हैं मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। तो मतलब उर्दू और हिंदी के बीच जो स्थान है वो मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। अब शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं कौन कौन सी थी। देखिए टूटी मतलब वो टूट कर बिखर गए थे। फिर कह रहे हैं वो अमन की तलाश में क्या करते, अमन चैन की तलाश में क्या करते थे, वो अपने गर्लफ्रेंड के पास गए थे। तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि भिखारी है। तो बोलते हैं अरे तू ऐसे बात बोलेगी, सब तो बोल ही रहे हैं, तू भी ऐसे बात बोलेगी, मैं समझा नहीं था। तो बात बोलेगी। और यहाँ पे एक पीली शाम मतलब शाम को जाके पीली। फिर कहते हैं पी कर क्या करते हैं धूप धूप मतलब कोठरी में जाके सो जाते हैं, धूप कोठरी के आईने में खड़ी। अब देखिए घिर गया समय मतलब जब उनका गिर गया समय उनका गिरा था तो उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। तो गिर गया है मतलब घिर गया है समय का रथ। अब देखिए लोग क्या हो गए हैं, पूंजीवादी हो गए हैं लोग, साम्यवादी है। तो ये साम्यवादियों का समय चल रहा है। तो इनकी ये कविताएं हैं। तो टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप की कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया समय का रथ, समय साम्यवादी।